हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चनों का सेट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे डेट की एग्जाम की डेट, ग्रुप डी के एग्जाम की डेट की घोषणा हो चुकी है, तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिए जिससे कि आपके क्वेश्चन बने। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्रीवियस जो वीडियो अपलोडेड है उनको भी देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था। आपसे पूछा है कि एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा अपना देश भारत। भारत एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश था। पहले एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। यह भी ध्यान कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। इसकी मेजबानी भारत ने की थी और आयोजन स्थल का नाम भी ध्यान रखिए, नई दिल्ली में यह आपका हुआ था। एशियाई खेल उद्घाटन जो किए थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख अतिथि थे। इन खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त किया था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान यानी कि बोधि प्राप्त किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वह बुद्ध कहलाए। इनसे अगर गौतम बुद्ध से संबंधित स्थलों की बात करें तो लुम्बिनी नेपाल यह जन्म स्थान था। बोध गया बिहार यहां ज्ञान प्राप्त हुई। सारनाथ उत्तर प्रदेश यहां पर प्रथम उपदेश दिया जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण यानी कि यहां पर उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार लिया गया है, बताइए कहां से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में रखा गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 से एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना। मौलिक कर्तव्यों का विचार भारत ने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में यानी कि 1950 में इसमें केवल 14 भाषाएं थी, बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन से, तो 21वां संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, और जो सारी अनुसूची वो भी जान लीजिए। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के वितरण से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ और घोषणाओं के रूप में संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाईमुड्डी शिखर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड्डी शिखर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह केरल राज्य में अन्नामलाई पर्वतमाला यानी कि पश्चिम घाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर यानी कि 8842 फीट है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। यह एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पहली बार किसी के सती होने का
प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? आपसे पूछा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एरड़ अभिलेख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एरड़ अभिलेख जो पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरड़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख गुप्त काल के समय का है, लगभग 510 ईस्वी के काल के बाद का है। यह अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय रेलवे के 19 जूनों में से एक है। इसका मुख्यालय जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। स्थापना जो होता 2003 में। इसके अधीन मंडल जो है भोपाल, कोटा, जबलपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक कितनी बार लगाया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितनी बार, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 बार लगाया गया है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान, और तीसरा जो लगाया गया था अंतिम 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, जिसे इंदिरा गांधी आपातकाल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी नारायण को 14 जनवरी 2025 से इसरो के 11वें अध्यक्ष के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो की बात हो रही तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा साहब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक की बात हो रही तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन सिफारिश के आधार पर। इसका जो अधिनियम हुआ था, यह अधिनियम जो आया था वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था। राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा साहब हैं, ये 26वें नंबर के हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी 2025 को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए नियुक्त किया गया। वे राजीव कुमार के उत्तराधिकारी हैं। विवेक जोशी एक चुनाव आयुक्त हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन, 1950 से 1958 तक रहे। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है आर्टिकल 324 के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष के 11वें अध्यक्ष कौन बने। आपसे पूछा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिनकांत पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
तुहिनकांत पांडे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुहिनकांत पांडे को 1 मार्च 2025 से सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 1 मार्च 2025 से कार्यभार संभाले हैं। उन्होंने 3 साल का कार्यकाल ग्रहण किया। वह माधवीपुरी बुच के उत्तराधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ। सेबी की बात हो रही है तो सेबी जिसे बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को गैर संवैधानिक संस्था के रूप में। सेबी को संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को अधिनियम द्वारा मिला। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महान कवयित्री भी थी। महात्मा गांधी के साथ भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा थी। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा संविधान के कई अनुच्छेदों में बदलाव किए गए, जिससे केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना, यानी कि धर्म, जाति, लिंग आदि से भेदभाव रहित। वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि मामलों में अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सुकुमार सेन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1950 से 1953 तक इस पद पर कार्य किया। उनके नेतृत्व में 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था। आपसे पूछा कि भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा है और इसे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई और यह भारत की सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणाली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अन्ना राजम मल्होत्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी। उन्होंने 1951 में सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। उन्होंने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आपसे पूछा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है गैनीमेड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। इसका व्यास लगभग 5268 किलोमीटर, यानी यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसे 1610 में गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। इसी सतह पर बर्फ की परतें और भूमिगत महासागर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी।
आपसे पूछा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था। उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, आपके आने वाले सेटों में पूछ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। जो ना आए उनको एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, उनको रिवीजन कर दे रही है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 26वें गवर्नर कौन बने। आपसे पूछा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।